उत्तर प्रदेश की धरती, जहां कभी कानून से ज्यादा एक नाम का खौफ था, मैनपुरी के एक छोटे से गांव से निकला एक ऐसा आदमी जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। डकैतियां, खून और बगावत उसकी जिंदगी की पहचान बन गई। दस्यु सम्राट छविराम सिंह यादव कहा जाता है। उसने 100 से ज्यादा डकैतियां डाली और कानून को बार बार चुनौती दी। पुलिस उसके पीछे थी, लेकिन वो हर बार हवा की तरह गायब हो जाता था। गोलियां चलीं, लोग मारे गए और डर की एक नई कहानी लिखी गई। लेकिन क्या वो सिर्फ एक अपराधी था या हालातों ने उसे बागी बनने पर मजबूर कर दिया? जानिए उस खौफ की पूरी कहानी। चंबल की सीरीज में आजकल आप बहुत सारे चंबल के बीहड़ से जुड़े लोगों की कहानियां सुन रहे हैं। तो इस सीरीज में जितने भी लोग अब तक आए, वो तमाम वो लोग थे जो चंबल के बीहड़ में जिन्होंने कई साल गुजारे। लेकिन आज आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो डकैत या बागी से भी बहुत बड़ा किरदार थे। कहते हैं कि जिनका इनकाउंटर जब हुआ उसके बाद होली तक लोगों ने नहीं बनाई पूरे क्षेत्र के। एक ऐसी छवि जिसको लोग मसीहा की तरह देखते थे। पुलिस के रिकॉर्ड में जिसका नाम डकैत, डाकू, कातिल, हत्यारा, ये तमाम सारी धाराओं में दर्ज था, वहीं आम जनता के दिल पे उसका नाम एक मसीहा की तरह दर्ज था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दस्यु, जीवन को पूरे शानो शौकत के साथ जीने वाले, चंबल के बीहड़ में एक भी दिन बिना गए प्लेन में रहकर शानदार और पूरी दबंगई के साथ जीवन गुजारने वाले नेता छविराम सिंह यादव जी की। यूं तो छविराम यादव की कहानी आम लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता है, किसी ने किसी के मुंह से सुना है, किसी ने अपने पिता के, बाबा के, बुजुर्गों के मुंह से सुना है। लेकिन आज ये कहानी कुछ विशेष हो जाती है क्योंकि आज छविराम सिंह यादव जी के पुत्र श्री सर्वेश जी हमारे साथ हैं। कहते हैं कि जब उनका इनकाउंटर हुआ तो उनकी जो अवस्था थी बहुत कम थी और वो कक्षा 3 के छात्र थे। बहुत सारी स्मृतियां बचपन की उनके साथ जुड़ी होंगी और क्या क्या उनके जीवन की सच्चाई थी। ये एक ऐसा इंटरव्यू है जो इससे पहले आपने न कभी किसी अखबार में पढ़ा होगा, न किसी टीवी चैनल पर देखा होगा, न किसी यूट्यूब चैनल पर देखा होगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज और स्वागत करिएगा सर्वेश जी का। सर्वेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर्वेश जी, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल सही, एकदम बढ़िया। दिन जैसा ही चल रही है। पिता का न होना कैसा होता है ये आपने इन वर्षों में महसूस किया होगा। और आपके पिता तो एक ऐसी शख्सियत थे जिनका न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर मतलब लंदन टाइम्स, इंडिया टाइम्स, बड़े बड़े अखबारों ने जिनके बारे में लिखा है। जो प्रधानमंत्री से लेकर गांव, गली, चौपाल के जो लोग हैं, आम आदमी है, वहाँ तक उनकी प्रसिद्धि थी। तो ऐसे पिता जब आपके बीच नहीं रहे और आप कक्षा 3 के छात्र थे, फौरी तौर पर हमारे दर्शकों को वो घटना बताइए जो आपको याद हो उस समय। हम अपने ननिहाल में थे, मार्च का महीना था, थोड़ी हल्की सी सर्दी पड़ रही थी, बहुत कुछ सब कुछ ठीक ठाक था। बहुत थोड़ा सा जीवन में वो था, लेकिन हम अपने जीवन में बहुत यादें थी हमारे पास, आज भी हैं, कल भी हैं। नहीं वो आप भाई, हमारी जो माई थी वे रेडियो सेट पे समाचार सुन रही थी। अच्छा। हाँ, हमारे नाना आलू के पैकेट डाले थे अपनी गाड़ी में कोल्ड के लिए। जैसे ही हमारी मामी ने आया, नाना से ये कहा कि ऐसे से जीजा जी मारे गए। अच्छा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। ये हमारे ननिहाल थाना कोतवाली छपरा में नकला आम पड़ती है। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। ये सुबह की खबर थी, 7 बजे 20 मिनट पे आती है प्रादेशिक समाचार। फिर हम लोगों ने इंतजार किया 8 बजे का, जो 8 बजे के बुलेटिन आएगा उससे, उसमें भी वही समाचार था। फिर लोग करीबन सारे पूरा गांव इकट्ठा हो गया, शोक मनाया गया। हालांकि विश्वास नहीं हुआ लोगों को,
लोग चल के आए, हम भी आए। ये घटना थी कहाँ की? ये बरनाल थाने में पड़ता है, नवाब टेढ़ा अटा रहने के पास। अच्छा, और आप अपनी उस समय ननिहाल में थे? हम ननिहाल में थे उसमें। तो जहाँ की घटना हुई और आपकी ननिहाल की दूरी लगभग कितनी थी वहाँ से? वहाँ से लगभग है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। अच्छा, तो रेडियो में सुनकर आपको पता चला कि आपके पिता? ब्रॉडकास्ट हुआ है सुबह प्रादेशिक समाचार 7 बजे पे। हमारी माई ने, बड़ी माई ने हमारे नाना को बताया है कि इस तरह से जीजा जी एक्सपायर हुए। फिर पूरा गांव इकट्ठा हुआ और लोगों ने बताया। फिर 8 बजे का जो ब्रॉडकास्ट हुआ है उससे ये पता लगा कि हुआ है। फिर लोगों ने अखबार मंगाया तो अखबार उसमें आया, अखबार देखा गया। फिर हमारे सभी लोग, हम लोग मैनपुरी चल के आए रोड पे बस से। तो हमको जो अपने पिताजी की डेड बॉडी जो थी वो पुलिस लाइन मैनपुरी में देखने को मिली। अच्छा, उसके बाद हमको जो अब बालगृह बना हुआ है, पीएम हाउस वहीं होता था पहले। शायद आप लोगों को याद हो, मैनपुरी का जो पोस्टमार्टम हाउस है, जो बच्चा जेल है उसके अंदर रह चला गया है। फिर वहाँ हमको डेड बॉडी वहाँ दिखाई गई। तो हमारी माताजी, हम, मेरे नाना, मेरे बड़े भाई, तीनों ने उस पोस्टमार्टम हाउस पर वो हमने अपने पिताजी की डेड बॉडी देखी। उसके साथ 12 आदमी थे पूरा। अच्छा, 12 और लोग मारे गए? और लोग साथ में, जैसे कार्ड, कई लोग कुछ कार्ड बताते हैं उस जमाने, सन 3 मार्च 82 की ये बात है। उसके बाद जो वहाँ हमने भीड़ देखी, ये स्वाभाविक है। इसका आप इसके सामने डेड बॉडी रखी हो, उसके यहाँ से निकले। मैं रोया, सारा जमाना रोया। और तत्कालिक एसएसपी करमवीर सिंह, मैंने बचपन देखा, उंगली दबा के उसी पीएम हाउस में घुस गए थे। और किसी लोगों ने ये कहा, मेरे बड़े भाई ने एप्लीकेशन किया कि हमारी पिताजी डेड बॉडी हमको मिलनी चाहिए। लेकिन तत्कालिक कांग्रेस सरकार इस बात पे यकीन नहीं हुई कि हो सकता है कोई बड़ा आंदोलन हो जाए। डेड बॉडी नहीं नसीब हुई हमको। हम चुपचाप अपने घर चले आए। कोई गलम नहीं, या होता दर्द ये तो बाप वही जान सकता है। तो मतलब आपके पिता की डेड बॉडी भी आप लोगों को जलाने के लिए नहीं प्राप्त है? नहीं, उस समय प्रशासन इतना दबाव में, इतना खौफ में था कि ऐसा है कि हमारे पिताजी के पास अगर कोई वेपन था तो वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का ब्लड सपोर्ट था, और कोई वेपन नहीं था। सरकार बहुत बड़ी बौनी साबित हुई है। हमारी जो अराजकता थी, जैसे लोग कुछ भी कहें, हमारे यहाँ पॉपुलरिटी नेताजी को आज भी लोग कहते हैं। हमारे पिताजी आज भी लोग नाम नहीं देते। मैं अपने घर पे बैठा हूँ, गांव में बैठा, मेरे बैकग्राउंड में आज भी ऐसा कोई नहीं है जो नेगेटिव पॉइंट हो, जिस पे लोग जो दुनिया में दुनिया में जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा हुआ ही नहीं। ये सब शौक में हुआ है। सातों कौम के लोग आज भी हमारे गांव में, हर समाज के लोग रहते हैं। आज भी होली बाद में मनाते हैं, पहले महात्म मनाते हैं। ये उस व्यक्तित्व का कर्तव्य था। कुछ निष्ठाएं थी, उसकी कुछ प्रतिज्ञाएं थी। अच्छा सर्वेश जी, मुझे ये बताइए कि जैसे जो आपने कहानी सुनी है, जो आपने जानकारी, आप छोटे थे, आपकी यादें तो उस समय कक्षा 3 के बच्चे की बड़ी धुंधली होती हैं, लेकिन जो कहानी आपने अपने बड़ों से सुनी कि क्या हुआ था, एक जो छबीराम यादव जैसा व्यक्ति जो एक सामान्य जीवन जीता है, अपनी खेती किसानी में जीता है, अचानक से ऐसा क्या होता है कि अचानक वो एक रॉबिन हुड की छवि बना लेता है, सरकार से बगावत कर देता है और आम जनमानस में वो इतना लोकप्रिय हो जाता है कि सरकार उसको डकैत बोलती है और लोग उसको मसीहा बोलते हैं। तो कहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी? ऐसा हुआ, हमारे बड़े दाऊ, हमारे पिता 4 भाई थे। बड़े दाऊ निहाल सिंह यादव जी इंडियन आर्मी में अधिकारी थे, जिन्होंने हिंदुस्तान और मित्र राष्ट्र की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा है। अच्छा। हमारे दूसरे दाऊ जय सिंह यादव जी थे, वो घर पे सामान्य आदमी थे, खेती करते थे। तीसरे दाऊ हमारे सूरज सिंह यादव जी थे, वो भी इंडियन आर्मी में सिलेक्टेड थे। और चौथे हमारे पिताजी थे, ये भी थे। लेकिन उस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध का दबाव था, बड़े दाऊ ने ये कहा कि ऐसा नहीं होगा, सारे लोग फौज में नौकरी करेंगे तो कैसे काम चलेगा, आप जाइए घर पे पढ़िए और आप जो अच्छी सिविल नौकरी करिए। उन्होंने वहाँ से जॉन लेटन हाथ से पकड़ के फाड़ दिया, उनको वहाँ से मार के भगा दिया।
घर पे आके पिताजी पढ़ाई कर रहे थे, कुछ असामाजिक लोगों ने, हमारा एक विवाद चल रहा था 16 बीघा खेत पे लगभग, वो धीरे चलता रहा। हमारे तीसरे नंबर के दाऊ सूरज सिंह यादव जो फौजी थे, वो हमारे पिताजी उनको लेके मैनपुरी रेलवे स्टेशन छोड़ने गए हैं। तो वहाँ पर पुलिस ने दफा 25 लगा दिया नाकार्ड। उसका एक रीजन ये था कि जो 16 बीघा खेत में मुकदमा चल रहा था, तो तत्कालीन जो जमींदार थे उन्होंने हमारी दादी से कहा कि ऐसा करो चौधरी, ये जो 16 बीघा खेत पर मुकदमा लड़ना बेकार, हल्का फैसले कर लेते हैं और जगह हल्का आधा आधा कर लो। तो मेरी ताई ने ये कहा जगह ऐसा है, देखिए 8 बीघा आधा तो आपने दे दिया और आधा मेरी चप्पल से हो गया। अच्छा, हमारा ये पूरा खेत हम जोतते रहे, तो ये खेत हमारा, आप आधा कैसे ले जाएंगे? बस ये एक जड़ थी विवाद की। वो आदि पहुंच वाले थे, उन्होंने वो दफा 25 का झूठा मुकदमा लगा दिया। मतलब ये लड़ाई घर से शुरू हुई? वो जमींदारी से शुरू हुई, घर से नहीं शुरू हुई। पड़ोसी गांव था वो। अच्छा, पड़ोस का गांव था वो, गांव से कोई मतलब नहीं था। अच्छा, वहाँ से दफा 25 लगने के बाद पुलिस रिकॉर्ड में जो है थोड़ी 8 नंबर नाम दर्ज हो गया और कुछ राजनीतिक दबाव से, प्रभावशाली लोगों से, हमारे पिताजी बेकवाक थे। गांव में समाज में पंचायत होती, पंचायत करते थे। कितनी उम्र उस समय उनकी होगी? अरे कोई बमुश्किल से 22 साल। अच्छा, जो लोग बता रहे हैं हमारे पिताजी की ननिहाल जो जयदान सिंह हैं भूरी कोटर के, वहाँ थी। कैसी कोई कमजोरी थोड़ी थी कि मान लो ऐसा है। वहाँ से धीरे धीरे ये एक दबंगई टाइप में और ये खलीफा टाइप में ये जीवन जो है ये डायरेक्ट हो गया। मतलब दफा 25 लगने के बाद हाँ, फिर उन्हें लगा कि अब हमें और ताकतवर होना चाहिए, हाँ, नहीं तो नहीं, पुलिस हमको ऐसे ही फंसा देगी। नहीं ऐसा और भी पूर्व झूठे बात ऐसा है कि हमारे पिताऊ जो है लगभग जो है टीबी के मरीज होते खत्म हो गए। फिर उसके बाद जो है जो राजनीतिक शक्तियाँ थी क्षेत्र की, सामंतवादी सोच के लोग पीछे पड़ गए। हमारे पिताजी शुरुआती विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी की थी। अच्छा, जो तत्कालिक विधायक पंडित जगन्नाथ त्रिपाठी जो बेवर से हैं, उनके संरक्षण में उन्होंने खुद लिखा है, बुद्रनगर का वासी, उनके उसमें कुछ संबंध में कुछ बातें लिखी हुई हैं, हमारे पास है। जैसे देखना चाहे हम आपको भी दिखा सकते हैं। जी जी। तो हमने एक उनके बारे में थ्योरी ये पढ़ी है कि शुरुआती दौर में जो आपके, जिनको आप ताऊ जी बता रहे हैं, जो फौज में थे, तो कहते हैं कि ये जो छबराम यादव जी थे ये भी फौज में भर्ती हो गए थे। बता तो रही, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। हमारे पिताजी नासिक सेंटर में फौज में भर्ती हो गए। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का चांस चल रहा था जबरदस्त। आए दिन विश्व में लड़ाइयाँ होती। हमारे ताऊ निहाल सिंह ने जिन्होंने हैदराबाद की जो रियासत है उसमें कमांडिंग चीफ थे, उन्होंने जो विलय की उसमें ही कमांड थे वो। अच्छा, निजाम जो हैदराबादी निजाम जो देसी रियासत जो विलय हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसमें वो कमांड थे। अच्छा, तो उन्होंने उनको वहाँ से मार के भगा दिया है। देखिए आपको सिविल नौकरी करनी है, सब भाई फौज में नहीं रहेंगे, कुछ घर पे भी रहना, माँ बाप की सेवा भी देखनी है। अच्छा, तो ताऊ जी ने आपके ने कहा कि तुम फौज में ना करो, तुम घर रहो, घर की देखभाल करो, लोकल नौकरी करिए, माँ बाप का हाथ बटाइए। तो उस वजह से बाहर चले आए। यहाँ आके बता रहे जो दूसरे नंबर दाऊ थे सूरज सिंह यादव, तीसरे नंबर के पिताजी, जो सब पिताजी से जो बड़े थे, उनको लेके मैनपुरी गए हैं। लौटते उनको छोड़ के स्टेशन लौट के जैसे ही वापस आए हैं तो अनाकार्ड सामंती सोच के दबाव में पुलिस ने दफा 25 लगा दी है। यही भाई यहीं से बस थोड़ी सी जराइम की दुनिया की शुरुआत का हमें यहाँ से थोड़ा सा हमें प्रमाण मिला है अपने जीवन में। ऐसा मेरे जीवन में कोई प्रमाण नहीं है कि हमारा खेत जोत लिया, हमारे माँ बाप को या भाई बहन को या परिवार के किसी सदस्य को टॉर्च किया गया हो, दबाया गया हो, लजाया गया, सताया गया हो, मारा पीटा गया। ये कोई बैकग्राउंड में नहीं है जिससे अनायास दुनिया में, जराइम की दुनिया में कदम रखना पड़े। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। हम आज खुले देख रहे हैं, खुले आसमान में रहते हैं। मेरी कम से कम 52 साल अवस्था है, पिताजी की उम्र आज 45 साल 44 साल हो गए। हमारे ऊपर आज भी इतना बड़ा कोई वो नहीं है, केस नहीं है। तो ये तो आमतौर पर जो
युवा लड़के होते हैं, जब जवानी आती है शुरुआत में तो ये खलीफागिरी, दादागिरी ये सब स्वभाव होता है, लेकिन उस स्वभाव से इस तरह का एक कैरेक्टर बन जाना, इसके बीच की कहानी क्या है? कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो या तो ईगो रहा होगा कि पुलिस का अपना एक ईगो होगा, और ये चूंकि थोड़े दूसरे नेचर के थे तो इनका अपना ईगो रहा होगा, तो वो तलवार खिंचती चली गई, या कोई और घटनाएं होती गई। पिताजी वीरेंद्र भारती जो पहले जो था दयानंद इंटर कॉलेज ज्योति नैनपुरी, यहाँ हमारे पिताजी पढ़ते थे। तो जो जितने उनके अपने जो उनके जो जैसे आम क्लास लोगों की अपनी मित्रता होती है, उनकी मित्रता थी। आराम से खेल कूद, उठना बैठना, कुश्ती लड़ना, पढ़ना बैठना। वहाँ कुछ बातों से विवाद भी हो गया, कुछ हाई कास्ट के लोगों से। उसमें एक हमारे पड़ोस गांव के मधुपुरी के, शायद आपने नाम सुना हो, काशीराम यादव। काशीराम यादव जो अभिनंदन थे, वो अपने माँ बाप के अकेले थे, और भी बहुत बड़े टैलेंट थे उस जमाने थे। वो भी हमारे पिताजी लास्ट में साथ हो गए। उनकी गांव में जो जयदयाल सिंह लम्बतदार बोलते हैं उनको, उनसे उनकी आपस में बेमसता थी। तो उनको भी उन्हें टॉर्च किया गया, उनको भी दबाया गया, उनको भी वो दवा पच्ची लगी हुई थी। तो बताते हैं कुछ धरोहर के चक्कर में, कुछ लोग बताते उनके असला छीन लिए गए, कुछ लोग कैसे बताते। हाँ, उन लम्बतदार ने काशीराम की मैडम को बेवर रेल बस स्टैंड पर उनकी मैडम का पुलिस से गिरफ्तारी करवा दी। अच्छा। बस नाराजगी सबसे बड़ी ये थी। उस समय काशीराम भाग गए। लास्ट में हमारे पिताजी ने काशीराम को गिरफ्तार करवा के जेल भिजवा दिया। काशीराम की जमानत को सारा बेल लगा दिया, जो कि काशीराम की जमानत नहीं होगी, कि ये जो है दूसरे किस्म का है, ये सातर किस्म का आदमी है, ये हो सकता है कि जीवन में ये जराइम की दुनिया में पार रख जाए। तो काशीराम बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, उसने जो है एक लेटर दिया हमारे पिताजी को जेल से। उसने आला में कुछ लिख दिया कि भाई लड़की होती किसी यादव की तो किसी यादव कर देते ब्याह, आप इतने क्यों मरा गई? अरे खुल के जिएंगे, खुल के मरेंगे। उस काशीराम की हमारे पिताजी जमानत करवा दी। जमानत घर पे आ गया, सब कुछ सामान्य रहा। काशीराम ने उन लम्बतदार का मर्डर कर दिया। अच्छा। उस जमाने में मर्डर किया, ये सन 78 की बात हो सकती है। उस जमाने में 4 सिपाही उनके पास गार्ड थे। उस जमाने में किसी के घर की बहन बेटी के साथ अगर कोई छोटी भी घटना कर दे तो उस पर हत्याएं हो जाती हैं। अभी मैं एक AIG से मेरी मुलाकात हुई अभी 4-5 दिन पहले, तो उन्होंने बताया कि पान सिंह तोमर की जो कहानी है, जो फिल्म में दिखाई गई है, दरअसल वो कहानी है ही नहीं। उसके यहाँ भी ये हुआ है कि उसकी लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी, जिसके बाद वो महिला किसी के घर की गिरफ्तार हो गई। इस बात को ये लगा कि अब हमारी नाक कट गई है, अब समाज में हम सर उठाने लायक नहीं रहे, तो यहीं से फिर वो उस दौर की शुरुआत हो गई अपने आप को मजबूत करने की। ये पान सिंह तोमर को अगर खाना समय रहते न्याय मिल गया होता तो क्यों वो बाग बेहड़ में जाता? वो हम आज पुलिस लाख दावा करे कि वो ये ऐसा है कि अरे भाई बना दो, तुम ही लोग हो ना। जितने बागी जीवन में उनकी सारी हिस्ट्री पड़ी है, अगर उन्हें समय रहते अगर न्याय मिल जाए तो क्यों आदमी अपने जीवन में जोखिम डालेगा? भाई किसे अपने बच्चे प्यार नहीं, किसे अपना जीवन प्यारा नहीं है। कौन नहीं सूखी रोटी खाना चाह रहा है? सब खाना चाह रहे हैं। तो फिर यहाँ से फिर क्या कहानी हुई? कहानी ये हुई